हमारा राष्ट्रीय शिक्षा नीति को हम 2020 में लॉन्च किया और ये लॉन्च करने के बाद पहले 1-2 सालों में सभी यूनिवर्सिटीज़ में, कॉलेजेस में अवेयरनेस लाने के लिए बहुत कोशिश किया और इसके साथ ही साथ हम इम्प्लीमेंटेशन के बारे में भी यूनिवर्सिटीज़ से, कॉलेजेस से डिस्कस करके इम्प्लीमेंटेशन भी शुरू किया। और अब हम इम्प्लीमेंटेशन को जल्दी से करने के लिए हम कोशिश कर रहा है। इसीलिए पूरा देश को हम 5 जोन्स बना के हर एक जोन में वाइस चांसलर्स को, हेड्स ऑफ इंस्टीट्यूशंस को बुला के यूजीसी ने डिस्कस कर रहा है कि एनईपी 2020 इम्प्लीमेंटेशन में कितना सफलता हुआ और क्या क्या चैलेंजेस हैं। तो पहले हम वेस्टर्न जोन में वाइस चांसलर्स का जोनल मीटिंग रखा पिछले महीने में, और अब नॉर्थन जोन वाइस चांसलर्स का कॉन्फ्रेंस इधर पंजाब यूनिवर्सिटी कोलैबोरेशन से यूजीसी कर रहा है। और एक खुशी की बात है कि बहुत वाइस चांसलर्स, हेड्स ऑफ इंस्टीट्यूशंस ने ए जोनल कॉन्फ्रेंस ऑफ वाइस चांसलर्स इसमें आके ब्रेनस्टॉर्मिंग करेंगे और 10 विषय पर हम सब कमिटीज़ को बनाया। अभी ये प्रेस कॉन्फ्रेंस होने के बाद ये 10 कमिटीज़ ने अलग अलग विषय पर ब्रेनस्टॉर्म करेंगे और रिकमेंडेशंस लाएंगे। और ये रिकमेंडेशंस को हम हर एक कमिटी का चेयरपर्सन प्रेजेंट करेंगे सभी वाइस चांसलर्स को, और हम फर्दर इसके बारे में डिस्कस करने के बाद एक रोड मैप बनाएंगे। जो स्टेट्स नॉर्थन जोन में जुड़ा हुआ है, ये सभी यूनिवर्सिटीज़ में हम एनईपी 2020 को तेज़ी से इम्प्लीमेंट करने के लिए हम सभी लोग कलेक्टिवली कोशिश करेंगे। तो आपको कोई प्रश्न है तो आप पूछ सकते हैं। सर, जो यहाँ की रीजनल पार्टीज हैं वो कह रहे हैं कि जो पंजाबी लैंग्वेज है उसको जितनी इम्पोर्टेंस दी जानी चाहिए थी वो इस पॉलिसी में नहीं दी गई है, तो वो इसका कहीं ना कहीं विरोध कर रहे हैं, तो उसको आप कैसे देखते हैं? देखिए, एनईपी 2020 में हमारा सभी भारतीय भाषा को प्रामुख्य देते हैं। और ये भी मैं आपको बताना चाहता हूँ कि यूजीसी में अब हम एक एपेक्स कमेटी बनाया। ये एपेक्स कमेटी का ये ऑब्जेक्टिव है कि हम हर एक भारतीय भाषा में टेक्स्ट बुक्स तैयार करके हमारे स्टूडेंट्स को उपलब्ध करने के लिए हम कोशिश कर रहा है। और पंजाब स्टेट से भी हम पंजाब यूनिवर्सिटीज़ और कॉलेजेस से हम बात करेंगे और एक्सपर्ट्स को हम आइडेंटिफाई करके पंजाबी लैंग्वेज में भी सभी बुक्स को बीएससी, बीए, बीकॉम, एमएससी, एमए, एमकॉम और अलग सब्जेक्ट्स में भी हम पंजाबी लैंग्वेज में लाने के लिए आगे 6 महीने 1 साल में लाने के लिए हम कोशिश करेंगे। और इस सभी बुक्स को डिजिटल फॉर्म में एक पोर्टल ने हमारा माननीय राष्ट्रपति जी ने लॉन्च किया इसी साल मार्च में। ये पोर्टल को कहते हैं ई कुंभ, और सभी बुक्स को भारतीय भाषा में डिजिटल वर्जन का बुक्स जो हैं ई कुंभ में हम रखेंगे और स्टूडेंट्स ने फ्रीली इसको डाउनलोड कर सकते हैं। तो जो हिस्ट्री है, जो पंजाब की हिस्ट्री है, उससे भी कहा जा रहा है कि कहीं ना कहीं उसके जो कॉन्टेक्ट है वो पूरा नहीं है उसमें, तो वो एक ये कह रहे हैं कि इसको जो पहली जो हमारी एजुकेशन पॉलिसी चल रही है ऑलरेडी उसमें सब कुछ था जब, तो फिर इसको नया करने की क्या जरूरत थी? देखिए, किसी कंट्री को हिस्ट्री बहुत इम्पॉर्टेंट होता है और फ्रॉम ए नेशनल पर्सपेक्टिव हिस्ट्री होता है और
लोकली भी बहुत लोगों ने बहुत कंट्रीब्यूट किया, एक पूरा पार्ट ऑफ हिस्ट्री होता है। तो हम लोकल हिस्ट्री को भी इम्पोर्टेंस देना है, नेशनल लेवल हिस्ट्री को भी इम्पोर्टेंस देना है। इसलिए NEP 2020 ये कह रहे हैं कि हमारा इंडियन पर्सपेक्टिव को हम लाना है हमारे हिस्ट्री में। हमारा इतने लोग ने हमारा फ्रीडम के लिए कंट्रीब्यूट किया, अलग अलग राज्यों से कंट्रीब्यूट किया, लेकिन इनके बारे में हम पढ़ते ही नहीं। पंजाब से जो फ्रीडम फाइटर्स हैं, जो ग्रेट गुरुस हैं, इनके बारे में इन द रेस्ट ऑफ द कंट्री स्टूडेंट्स को बताना चाहिए। सिमिलरली तमिलनाडु में कुछ होगा, ये हमारा रेस्ट ऑफ द कंट्री बच्चों को पढ़ाना चाहिए। इसीलिए हम स्कूल एजुकेशन में और हायर एजुकेशन में भी हिस्ट्री को रिवाइज करके, हिस्ट्री को रिव्यू करके हमारा बच्चों को कॉम्प्रहेंसिव हिस्ट्री हम पढ़ाएंगे, जिसमें लोकल हिस्ट्री को भी और नेशनल हिस्ट्री को भी इम्पोर्टेंस देंगे। सर, कहा जा रहा है कि जिस तरीके नई पॉलिसी बनाई गई थी ग्लोबल विलेज के हिसाब से बनाई गई थी, लेकिन अभी जो इसके अंदर जो हिस्ट्री को जिस तरीके प्रेजेंट किया जा रहा है वो एक विशेष समुदाय को आगे बढ़ाने के हिसाब से किया जा रहा है। जो ग्लोबल विलेज के हिसाब से जिससे सारे समुदाय पहले आगे थे, जिनकी हिस्ट्री थी, उसको इसमें इग्नोर किया गया काफी हद तक। ऐसा ही पंजाब से आ रहा है, हरियाणा से आ रहा है, राजस्थान से आ रहा है, 3-4 स्टेट ऐसा बोल रहे हैं। इसलिए हम कहते हैं कि जब ब्रिटिश हमको रूल किया, हमारा एजुकेशन सिस्टम में बहुत बदलाव लाया और एजुकेशन सिस्टम को ऐसा किए कि सिर्फ क्लर्क्स को तैयार करने के लिए। अब हम NEP 2020 द्वारा हम ये करना चाहते हैं कि हमारा स्टूडेंट्स को ज़्यादा फ्रीडम, फ्लेक्सिबिलिटी, चॉइसेस दे के हमारा स्टूडेंट्स को हम इनोवेटिव और क्रिएटिव बनना चाहते हैं। इससे क्या होगा, हमारा देश का सेल्फ रिलायंस बढ़ जाएगा, हमारा देश एक ग्लोबली एक लीडिंग नेशन बन जाएगा। तो इसीलिए मैं कहता हूँ कि NEP 2020 is a great vision for all of us, for Indians, to take our country forward and make it a leader globally. Sir, basically NEP 2020 के इम्प्लीमेंटेशन में many times फंड्स का एक इशू बहुत ज़्यादा होता है, क्योंकि कई ऐसे कोर्सेज भी हैं जिसमें स्पेशलाइज्ड टीचर्स भी चाहिए, फॉर एग्जांपल वैल्यू एडेड कोर्सेज हैं। सो उसमें हाउ डू यू थिंक एनी यूनिवर्सिटी कैन गो अहेड विद इट, बिकॉज इवन इन PU द फंड्स इज अ बिग इशू। राइट। इसके लिए हम कैपेसिटी बिल्डिंग ऑफ टीचर्स करना चाहिए, वैल्यू एडेड कोर्सेज, स्किल कोर्सेज को देने के लिए। जैसा इंडियन नॉलेज सिस्टम्स भी एक इम्पॉर्टेंट एरिया है। हमारा बच्चों को हमारा देश के बारे में पता ही नहीं, इसको भी हम लाना है। इसलिए हम मालवीय मिशन टीचर ट्रेनिंग प्रोग्राम को शुरू किया, और ये हमारा उम्मीद है कि आगे 3 साल में जो 15 लाख टीचर्स हैं हमारे हायर एजुकेशन सिस्टम में, इस सभी को हम ट्रेनिंग दे सकें। इससे क्लासरूम में पेडागॉजिकल अप्रोचेस इम्प्रूव होगा, टीचिंग लर्निंग प्रोसेसेस इम्प्रूव होगा। इसके लिए हम प्रयास कर रहा है। और दूसरा, आप फंडिंग के बारे में बात किया। देखिए, NEP 2020 में ज़्यादा से ज़्यादा रिफॉर्म्स को इम्प्लीमेंट करने के लिए फंडिंग का ज़रूरत नहीं है। एक हमारा एटीट्यूड को चेंज करना है। जैसा हम मल्टी डिसिप्लिनरी एजुकेशन के लिए हम प्रमोट कर रहा है हमारा स्टूडेंट्स के लिए। क्या आपका यूनिवर्सिटी में इकोनॉमिक्स डिपार्टमेंट होगा, फिज़िक्स डिपार्टमेंट होगा? कोई फिज़िक्स डिपार्टमेंट का स्टूडेंट्स इकोनॉमिक्स कोर्सेस लेना चाहिए तो हम क्यों मना करना है? और इसके लिए आपको कोई एक्स्ट्रा फंडिंग नहीं चाहिए, आपका टीचर्स ऑलरेडी हैं। हो सकता है कैपेसिटी इकोनॉमिक्स क्लास में आप सिर्फ 10-20 स्टूडेंट्स को एक्स्ट्रा ले सकते हैं, इतना ही आप लीजिए, इससे आप शुरू कीजिए। तो हमेशा हम जो दिक्कतियाँ हैं इसको हमारा सामने रखें तो हम आगे नहीं बढ़ जाएंगे। जो हम कर सकते हैं पहले इसको कर दीजिए, और दिक्कतियाँ को ओवरकम करने के लिए अलग से आप प्रयास करना है। So multidisciplinary education system that you're talking about is students would be able to study from different disciplines. Right. It's a very interesting thing. But in our society, we have seen this hierarchy that parents want their kids to become doctor or engineer. And currently, if we talk about the current education system, there are add-on courses that any stream, like whether a student is doing BCom, BA, BSc, he can choose. For instance, there is mass media and video production center. Right.
But currently, like in out of 11 colleges, there would be like 4 to 5 colleges who are offering this course. And in one college that has more than like 2,000 students that are studying, only 7 to 8 students are pursuing that add-on course. Correct. So the major challenge is not just making those subjects accessible, because it is already there to some extent. Right. But how you are going to change that mindset, because the mindset is already there. राइट आप जो कह रहा है ये ठीक है, हमारा माइंडसेट इतना डीप रूटेड है, हम सोचते हैं कि एक एक्सपर्ट बनना चाहिए एक गिवन डिसिप्लिन में, लेकिन आज का ज़माना अलग है। आज जो प्रॉब्लम्स हमारा सामने हैं, क्लाइमेट चेंज हो, सस्टेनेबल लिविंग हो, ये ऐसी प्रॉब्लम्स को हम सॉल्व करने के लिए मल्टीडिसिप्लिनरी नॉलेज बहुत इम्पॉर्टेंट है। तो इसीलिए NEP 2020 आने के बाद ही हम ऐसा बैठ के हम डिस्कस कर रहे हैं। इसके पहले हम इसके बारे में हम डिस्कस किया ही नहीं। तो डिस्कशन शुरू हुआ। अब जैसा कहा, कुछ बच्चों को ऑलरेडी अपॉर्चुनिटीज मिल रहा है और ये भी शुरू हुआ। तो हमारा चैलेंज ये है कैसा हम इसको मास स्केल में कर सकें। तो इसीलिए हम ऐसे कॉन्फ्रेंसेस को रख रहे हैं और ये कॉन्फ्रेंसेस में हम ब्रेनस्टॉर्मिंग करेंगे, करके इसको स्केल अप कैसा कर सकें हम, इसके बारे में भी हम डिस्कस करेंगे। Good morning, Professor Jagdish. I have a question for you, and that is related to scientists and engineers. आप भी मीडिया से हैं? Yeah. Okay. So, Professor Jagdish, I am from academic media. Though I have been scientist in DRDO and I am from IIT background. Right. And you are from IIT Madras, sir. You are from IIT Delhi. I think you are the right person I can ask this question to. We talk about introducing engineering in Hindi. We speak a lot about that. Right. Professor, even today when we recruit our professors in IIT, we look for Western countries because our education system is very closely linked with that. We want to publish a paper, then we see for the journals which are published by these countries. Right. That is very good thing, Professor, you know that. Right. So when we talk about like now introducing engineering in Hindi, so you are from IIT Madras, Professor, you know that it is so difficult to implement those things. My question to you, sir, is like when already well-established things are there, our research organizations are doing very good, DRDO, ISRO, BARC, IITs, they all are doing very good in English medium. What is the reason why do we want to go to Hindi to impart higher education, especially engineering and science in Hindi? आप कह रहे हैं कि कोई प्रोफेशनल प्रोग्राम्स को मदर टंग में टीच करना बहुत डिफ़िकल्ट है, यही कह रहे हैं ना आप? आई एम सेइंग दैट हम इतने साल से बहुत अच्छा एस्टैब्लिश कर चुके हैं सिस्टम, यू आर द प्रोडक्ट ऑफ दैट, वी हैव सीन दैट वंडरफुल साइंटिस्ट एंड रिसर्चर्स एंड इंजीनियर्स ऑल एजुकेटेड इन इंग्लिश, और बहुत अच्छे तरीके से उनका, यू आर फ्रॉम वाटरलू यूनिवर्सिटी सर, पोस्ट डॉक्टरेट फेलोशिप्स एंड ऑल, हमारा बहुत अच्छा लिंक बैठा हुआ है, एंड दैट बिकॉज़ ऑफ द इंग्लिश नॉलेज वी गॉट आईटी। मैं आप सभी को बताना चाहता हूँ, मैं 12th स्टैंडर्ड तक तेलुगु में पढ़ा, इंग्लिश को मैं जानता ही नहीं था। Another reason. हाँ, तो मैं जो फॉरेन डेलीगेशंस आते हैं, मैं इनसे बात करता हूँ और ये कहते हैं कि इनका देशों में, पर्टिकुलरली यूरोप में इतना भाषा है उधर, इनका भाषा में ही इन्होंने स्कूल से PhD तक पढ़ाते हैं। और आप टॉप 10 कंट्रीज वेयर द हाईएस्ट नंबर ऑफ नोबेल प्राइजेस आर गिवन, आप टॉप 10 कंट्रीज़ को आप देखें तो इस सभी कंट्रीज़ में बच्चों को इनका मदर टंग में टीच करते हैं। तो ऐसा नहीं है कि मदर टंग में टीच करना मुश्किल है, और ये भी हमारा माइंडसेट है, एक कॉलोनियल माइंडसेट है कि हम इंग्लिश में पढ़े तो अच्छा होगा, और इंग्लिश में नहीं बात कर सके तो ये थोड़ा इन्फीरियर है। मेरा मातृभाषा तेलुगु है, लेकिन मैं हिंदी में बात करने के लिए कोशिश कर रहा हूँ, इंग्लिश में नहीं बात कर रहा हूँ। देखिए, हमारा भारतीय भाषा को हम प्रामुख्यता नहीं दिए तो कौन देगा? कोई दूसरा देशों लोग देंगे क्या? हम देना है, प्रामुख्यता देना है। और दूसरा, देखिए, साइंटिफिकली ये प्रूवन है, कॉग्निटिव साइंस ने प्रूव किया कि जब बच्चों ने मातृभाषा में पढ़ते हैं इन द इनिशियल पार्ट स्कूलिंग, वो बच्चों ने बाद में जब इंग्लिश लर्न करेंगे बहुत अच्छी तरह से लर्न करेंगे, इनका क्रिएटिविटी बहुत ज़्यादा होगा। इसलिए NEP 2020 में हम सभी यूनिवर्सिटीज़ को, कॉलेजेस को ये बता रहे हैं कि
किसी बच्चा ने इंग्लिश मीडियम में पढ़ रहे हैं लेकिन वो लोकल लैंग्वेज में एग्ज़ाम देना चाहते हैं, लिखना चाहते हैं, परमिट कीजिए। इससे क्या होगा, जिनको इंग्लिश में एक्सप्रेस करने का इतना एबिलिटीज़ नहीं है, मातृभाषा में एक्सप्रेस कर सकते हैं और लर्निंग आउटकम्स भी बढ़ जाएगा इससे। तो इसीलिए यूजीसी ने पहले ये काम करना है कि सभी बच्चों को भारतीय भाषा में टेक्स्ट बुक्स को उपलब्धि करना है। और जब मैं इंग्लिश मीडियम में पढ़े तो भी जब मुझको मुश्किल हो रहे हैं वो अंडरस्टैंडिंग करने में, मैं इमीडिएटली मेरा पंजाबी बुक को खोल के मैं पढ़ूंगा और इसको समझने के लिए कोशिश करूंगा। ये पहले करना है। और मैं ये भी कह रहा हूँ कि क्लासरूम में ये इंग्लिश मीडियम है और मेरा क्लास में मान लीजिए 100 बच्चों ने हैं और इनमें एक बच्चा को तेलुगु जानते हैं। क्लास में खड़ा के तेलुगु में मुझको प्रश्न पूछने में क्या दिक्कत है, लेकिन आजकल ऐसी इकोसिस्टम है, किसी ने इंग्लिश का जो एटमॉस्फेयर है, माहौल है, इसमें भारतीय भाषा में बात करें तो इनको हम समझेंगे इन्फीरियर आदमी है। ऐसे मनोभावना को हम निकालने के लिए पहले कोशिश करना है। ठीक है, हम होप करते हैं कि आगे समय में बहुत कॉलेजेस में हमारा भारतीय भाषा में हम प्रोग्राम्स चलाएंगे। और देखिए हमारा भारत देश में कितने लोग इंग्लिश को समझते हैं, कितने लोग इंग्लिश में बात कर सकते हैं, लेस देन 10%। लेकिन मैं ये भी कह रहा हूँ कि इंग्लिश को नेग्लेक्ट मत कीजिए। इंग्लिश को एज ए कम्युनिकेशन टूल आप सीखिए, ग्लोबली कनेक्ट भी हो सकता है आप, लेकिन लर्निंग तो एम्फसाइज कीजिए हमारा मातृभाषा में करना है। मैं भी हिंदी में बात करती हूँ। हम एजुकेशन रिफॉर्म्स की तो बात कर रहे हैं, वी आर ट्राइंग टू मूव फॉरवर्ड, लेकिन उससे पहले कुछ और ऐसी चीज़ें हैं जिससे हमें डील करना चाहिए, जैसे फेक यूनिवर्सिटीज़, बोगस सर्टिफिकेट्स। आजकल ये हमारे रीजन में भी हैं, यूपी बिहार में भी हैं, वर्ल्ड वाइड, नॉट जस्ट नेशनली बट इंटरनेशनली ऑल्सो। तो यूजीसी इसके लिए सिर्फ लिस्टिंग कर रहा है उन यूनिवर्सिटीज़ और इंस्टीट्यूशंस की, या उसको प्रीलिमिनरी स्टेज पे ही रिजॉल्व करने की कोशिश कर रहा है? दैट्स व्हाट आई वांट। ये फेक सर्टिफिकेट्स, बोगस सर्टिफिकेट्स तो बहुत बड़ा समस्या है। मैं आपसे सहमत हूँ इसके बारे में। इसको ये प्रॉब्लम को निकालने के लिए हम एक डिजिटल प्लेटफॉर्म को इंट्रोड्यूस किया। इसको कहते हैं एकेडमिक बैंक ऑफ क्रेडिट्स। सभी यूनिवर्सिटीज़ को हम बता रहे हैं, कॉलेजेस को, कि एकेडमिक बैंक ऑफ क्रेडिट्स में हर एक सेमेस्टर स्टूडेंट का जो मार्क्स हैं, क्रेडिट्स हैं, सर्टिफिकेट्स हैं, इसको अपलोड कीजिए। और इससे 2-3 फ़ायदा होगा। एक, स्टूडेंट मॉनिटर कर सकते हैं प्रोग्रेस को, सिर्फ लॉगिन करो और पूरा आपको इसमें मिल जाएगा। और जब भी स्टूडेंट ने एक कॉलेज से दूसरा कॉलेज को जाना चाहिए तो फिज़िकल सर्टिफिकेट्स को ले जाने का ज़रूरत नहीं है। एक दूसरा कॉलेज लॉगिन करके एबीसी प्लेटफॉर्म में वेरिसिटी ऑफ द सर्टिफिकेट्स को वेरीफाई कर सकते हैं। सिमिलरली एम्प्लॉयर्स भी कर सकते हैं। तो कल और आज का मीटिंग में भी हम डिस्कस करेंगे कैसा एबीसी प्लेटफॉर्म को हम पॉपुलराइज करना है। दूसरा, फेक यूनिवर्सिटीज़ जो हैं एक क्रिमिनल एक्टिविटी है और स्टूडेंट्स को डूप करना क्रिमिनल एक्टिविटी है। इसलिए जब भी हमारे सामने आते हैं फेक यूनिवर्सिटी के बारे में, हम स्टेट गवर्नमेंट्स को लिखते हैं एज पर लॉ टू टेक एक्शन और टू अलर्ट आवर स्टेक होल्डर्स, स्टूडेंट्स एंड पेरेंट्स। हमारा यूजीसी वेबसाइट में एक फेक यूनिवर्सिटी का नाम को हम लिस्ट करते हैं। तो दोनों तरफ से हम काम कर रहे हैं। सर आपने ये तो कह दिया हम रिस्ट्रिक्ट करते हैं, लेकिन कई यूनिवर्सिटी ऐसी हैं जिन्होंने सन 2000 के बाद यूजीसी से स्टूडेंट ऑडिट नहीं करवाया है, इसलिए अभी वो बैक डेट में डिग्रियां दे रही हैं स्टूडेंट को। उसके लिए बहुत ज्यादा पैसा लिया जाता है। उनसे कह दिया जाता है आपको बीए से लेके एलएलबी, एमबीए, पीएचडी तक कोई भी डिग्री चाहिए, सन 2000 से लेके अब तक की कभी भी ले सकते हैं। तो उसके बारे में आप क्या करने? देखिए, हम तो रेगुलेटर हैं, ऐसी कोई इरेगुलरिटीज़ किसी यूनिवर्सिटी ने की है तो आप मीडिया है, हमारा सामने लाइए, हमको इन्फॉर्म कीजिए, हम अप्रोप्रिएट एक्शन लेंगे। सर आप ऑडिट क्यों नहीं करवा देते? स्टूडेंट ऑडिट जो होता है यूनिवर्सिटीज का, वो ऑडिट 2000 के बाद हुआ ही नहीं है बहुत सी यूनिवर्सिटियों का। अगर आप ये एक्शन करते कि हर साल ऑडिट होना है तो ये प्रथा अपने आप रुक जाएगी। देखिए, यूजीसी रेगुलेशंस में हम स्टैंडर्ड्स मेंटेन करने के लिए कुछ रेगुलेशंस को लाते हैं और ये रेगुलेशंस को हम मॉनिटर करते हैं।
और जो इलीगल काम हो रहे हैं, ये तो देखिए, हम एक क्रिमिनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी नहीं है, हम रेगुलेटर हैं। हमारा काम है यूनिवर्सिटी के साथ काम करके यूनिवर्सिटीज़ को ज़्यादा अटानमी दे के हमारा एजुकेशन सिस्टम को फ्लोरिश करने के लिए हम काम करते हैं। तो इसलिए ऐसी कोई इरेगुलरिटीज़, कोई अनलॉफुल एक्टिविटीज़ किसी यूनिवर्सिटी ने किए तो हमारा सामने लाइए, हम जो एज पर लॉ हम एक्शन लेना है हम करेंगे। सर मैं कहना ये चाह रहा हूँ कि यूजीसी का एक रूल है कि हर साल यूनिवर्सिटी को अपने स्टूडेंट ऑडिट करवाने होंगे। नहीं, ऐसा सन नहीं 2000 के है, उसमें आता है, पूरा मुझे क्लियर नहीं हो पा रहा क्योंकि कोर्ट में भी गया था इशू। तो उस कई यूनिवर्सिटी ऐसी हैं जिन्होंने 2000 के बाद ऑडिट नहीं करवाई। एक लिस्ट जो होती है कि मेरे प्राइवेट यूनिवर्सिटी से इतने बच्चों ने पीएचडी किया, इतने ने डिग्री ये ली, वो यूनिवर्सिटी को लिस्ट भेजनी होती है, वो भेजी नहीं है, ऑडिट नहीं हुआ वो। Okay. So you are referring to the self-disclosure of all this information. तो हम पिछले कमीशन मीटिंग में इसके बारे में डिस्कस करके हम कुछ पैरामीटर्स को आइडेंटिफाई किया, जैसा ट्यूशन फी स्ट्रक्चर और कितने स्टूडेंट्स को डिग्री दे रहे हैं, कौन सा स्टूडेंट्स को आप रजिस्टर किया पीएचडी प्रोग्राम में, इनका सुपरवाइज़र कौन है, ये पूरा इन्फॉर्मेशन मैंडेटरीली डिस्क्लोज करने के लिए हम एक गाइडलाइन लाएंगे सभी यूनिवर्सिटीज़ को। और ये हम अनाउंस करने के बाद जो यूनिवर्सिटीज़ ये सेल्फ डिस्क्लोजर नहीं करेंगे, हम जरूर एक्शन लेंगे। Sir, एक मेरा question Sir, this is the second vice chancellor's meeting. What was the outcome of the first meeting already held in Gujarat? And according to what are the challenges the universities are facing? And second is that okay sir. फर्स्ट वन, व्हाट वाज द आउटकम ऑफ द फर्स्ट मीटिंग। देखिए, अलग अलग राज्यों में अलग अलग समस्या होता है और अलग अलग अपॉर्चुनिटीज़ होता है। वेस्टर्न जोन यूनिवर्सिटीज़ में हम ये देखा कि बहुत यूनिवर्सिटीज़ में 4 साल का डिग्री प्रोग्राम जो है ये इंट्रोड्यूस किया, और मल्टी एंट्री मल्टी एग्जिट स्कीम को भी इंट्रोड्यूस किया, और एबीसी इम्प्लीमेंट करने के लिए भी बहुत कोशिश कर रहा है यूनिवर्सिटीज़ इन द वेस्टर्न जोन। इससे फ़ायदा, आप जो प्रश्न उठाया फेक डिग्रीज, फालतू डिग्री से पूरा ख़त्म हो जाएगा हम एबीसी को इंट्रोड्यूस किए तो। और एक वन मोर थिंग मैं ऐड करना चाहता हूँ, और आपके द्वारा मैं ये भी मैं सभी यूनिवर्सिटीज़ को निवेदन करना चाहता हूँ कि ये फैकल्टी वैकेंसीज जो है ये बहुत समस्या हो रहे हैं। हमारा पर्टिकुलरली हमारा स्टेट यूनिवर्सिटीज़ में, कुछ यूनिवर्सिटीज़ में 80% तक वैकेंसीज हैं। ये ठीक नहीं है। इससे क्या होगा, हमारा रिसर्च आउटपुट ख़त्म हो जाएगा और हमारा बच्चों को अच्छी तरह से हम एजुकेशन नहीं प्रोवाइड कर सकें। तो इसीलिए सभी स्टेट गवर्नमेंट्स को भी हम निवेदन कर रहा है, हम लेटर्स भी लिख रहा है कि प्लीज़ फोकस ऑन फैकल्टी रिक्रूटमेंट। और दूसरा, आप सभी को पता होगा कि रिसेंटली गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने नेशनल रिसर्च फाउंडेशन को अनाउंस किया, और इसका प्राइमरी ऑब्जेक्टिव ये है कि हमारा स्टेट यूनिवर्सिटीज़ को ज़्यादा से ज़्यादा फंडिंग करके हमारा रिसर्च इकोसिस्टम को इम्प्रूव करना, ये इसका ऑब्जेक्टिव है। लेकिन एनी फंडिंग ये बहुत कॉम्पिटिटिव होता है। हमारा यूनिवर्सिटीज़ में हमारा फैकल्टी को हम तैयार किया क्या एक कंपटीशन में पार्टिसिपेट करके फंडिंग लाने के लिए। इसीलिए सभी यूनिवर्सिटीज़ में इसके बारे में वेस्टर्न जोन में भी बात हुआ कि सभी यूनिवर्सिटीज़ में हम R&D सेल को एस्टैब्लिश करना है, और ये R&D सेल हमारा फैकल्टी को कैसा सक्सेसफुल प्रोजेक्ट प्रपोजल लिखना, और प्रोजेक्ट आने के बाद सक्सेसफुली कैसा प्रोजेक्ट को मैनेज करना, और जब आप बेसिक रिसर्च करेंगे, बेसिक रिसर्च को कैसा आप प्रोटोटाइप करेंगे, एक स्टार्टअप कंपनी एस्टैब्लिश करेंगे, इस सभी विषय पर हम डिस्कस करना है। एजुकेशन को हम कॉम्प्रहेंसिवली देखना है। तो ये बातचीत हो रहे हैं सभी जोन में। Sir, I had a question regarding PU कि जो PU की अभी UGC को लेटर भी गई है regarding the redetermination of the grant that PU is getting from UGC. So पहले UGC ने मना कर दिया था इस बात को लेके, but now the letter says कि अब they will re-examine it. So I just wanted your take on this, that PU has recently been awarded A++ also in NAAC grade. So
will the funds be raised? Because the PU authorities have been complaining कि जैसे वो 7th पे कमीशन के बाद जो salaries है वो increase हो रही है and they are unable, जो grant मिल रहा है UGC की तरफ से वो उस हिसाब से नहीं हुआ. Right. And faculty recruitment जैसा कि आपने कहा is an issue, so if there will be lack of funds then yeah grant. राइट. पंजाब यूनिवर्सिटी तो एक स्पेशल यूनिवर्सिटी है. ये स्टेट यूनिवर्सिटी है लेकिन सेंट्रल ग्रांट भी मिलते हैं, और रिसर्च पंजाब यूनिवर्सिटी तो एक टॉप यूनिवर्सिटी है. तो इसलिए हम 7th पे कमीशन इसको इम्प्लीमेंट करना और जो एरियर्स हैं इसको रिलीज़ करना, इसके लिए हम MOE के साथ हम बातचीत कर रहा है. हम पंजाब यूनिवर्सिटी को फुल्ली सपोर्ट करेंगे. आपका रिक्वायरमेंट जो है ये हम गवर्नमेंट से डिस्कस करेंगे और जितने फंड्स हम ला सके इसको लाने के लिए हम कोशिश करेंगे.